जी क्लास वेलकम इन सेशन 2 और आपका वही लिंक है। सब स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं और मैं आपसे भी बात कंटिन्यू करता हूं। मैं ज़रा इनको एडमिट कर दूं, बस 1 मिनट ये छोटे छोटे काम करने के लिए, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। और आपसे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। जी क्लास 1 मिनट में ये आपसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, सो क्लास आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो डेडिकेटेड एसेट्स हमारे पास होते हैं जिनको हम स्पेशली उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अदरवाइज एक्चुअली उनकी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए ही वो काम किया जा रहा होता है। इसके बाद हमारे पास बात आती है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल हमारे पास ये होता है कि जिसमें हम अपने ह्यूमन कैपिटल मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ को पर्टिकुलर टाइप के लिए लिटरेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको वो स्किल्स सिखाते हैं। ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग दिलवाना, सिखाना, तो ये चीज़ें हमारे पास इसमें शामिल हो जाती हैं। जी मैं रुक इसलिए रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स एडमिट हो रहे हैं ताकि मैं उनको ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से सबने ज्वाइन कर लिया होगा जिनको मैंने भी एडमिट किया। हम बात कर रहे हैं क्लास डेडिकेटेड एसेट्स की। दोबारा बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा एसेट जो पर्टिकुलरली फर्म ने एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर किया, उसको कहते हैं डेडिकेटेड एसेट। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली ओके, आपने चैट में लिखा हुआ है पॉइंट बी समझ नहीं आया, मैं आपको भी रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये पहले ह्यूमन कैपिटल बता दूं। इन मैनी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स वर्कर्स मस्ट लर्न स्पेसिफिक स्किल्स टू वर्क फॉर अ पर्टिकुलर फर्म। तो पर्टिकुलर फर्म के लिए उनको ट्रेन करना, क्योंकि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, तो उसको उस मशीन से रिलेटेड लिटरेट करवाना, ट्रेनिंग देना, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसमें हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ये काम करती हैं कि जब वो कोई नया काम शुरू करती हैं तो उसमें फिर वो अपने कुछ सिलेक्टेड वर्कर्स को भेजते हैं किसी जगह पर ताकि वो उनको ट्रेनिंग दिलवा सके। ठीक है, अब मैं पॉइंट रिपीट कर दूं आपके पास। फिजिकल एसेट स्पेसिफिसिटी, this refers to a situation where the capital equipment needed to produce an input is designed to meet the needs of particular buyer and cannot be readily adapted to produce inputs needed by other buyers. तो ये फिजिकल एसेट की जो स्पेसिफिकली जो काम किया जाता है, इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर बायर के लिए वो काम करते हैं, लेकिन हम जनरली और बायर्स के लिए वो काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर बायर के लिए काम किया जाना। जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि कोविड 19 की वैक्सीन के बारे में आपने सुना होगा कि दुनिया की कई कंपनीज ने इसकी वैक्सीन कई मुल्कों में कंपनीज ने तैयार की हैं। एस्ट्राजेनेका भी है, फाइजर भी है, और साइनोफार्म भी है,
स्पुतनिक 5 भी है, ये तो पाकिस्तान में भी आपको नजर आ रही हैं 2-3। अब इनमें डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जब वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्या उनको इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या स्पेसिफिकली कुछ खास इंतजाम करने पड़े? क्या उनको खास तौर पर कुछ मशीन वहाँ लगानी पड़ी? तो अगर उन्होंने खास तौर से कुछ मशीन्स को वहाँ पे लगाया, तो इसे हम कहते हैं फिजिकल एसेट स्पेसिफिकली लगाए गए, स्पेसिफिसिटी। तो साइट स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि क्या कोई साइट स्पेसिफिक है जिसके लिए काम किया जा रहा है। ये एश्योरिया मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। मैं दोबारा से दोनों बताता हूँ। देखिए, साइट स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि क्या कोई साइट स्पेसिफिक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि हमें एक कार की फैक्ट्री लगानी है, तो हम उसको कहाँ लगाएं? बलूचिस्तान में लगा लें, हो सकता है, इसलिए कि वहाँ पर तो बहुत सस्ती जगह मिल जाएगी, और जब सस्ती जगह होगी तो उस पर हमारा स्पेंडिंग भी कम होगी। लेकिन प्रॉब्लम बहुत आ जाएगी, वहाँ पर लेबर नहीं जा सकेगी, टेक्निकल स्टाफ इतनी दूर नहीं जा सकेगा बलूचिस्तान में, कराची से या बड़े बड़े और शहरों से नहीं जा सकेगा, या रॉ मटेरियल्स प्रॉपरली नहीं पहुँचेगा वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा रोड्स का और बहुत सी और चीज़ों का, सपोर्टिव चीज़ें नहीं होंगी। तो इसका मतलब हमें कराची के नज़दीक कहीं पे साइट ढूंढनी चाहिए। तो साइट स्पेसिफिक कहाँ पे होनी चाहिए है? जैसे आप देखते हैं कि हम अभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि कराची के नज़दीक होना चाहिए है। हम जब बात करते हैं शुगर मिल्स की, तो वो कराची के नज़दीक नहीं होती हैं, वो तो वहाँ होती हैं जहाँ पे उनको गन्ना, शुगर केन बनाने के लिए जो केन है वो उनको वहाँ से, जहाँ से नज़दीक मिलेगा वहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं। क्योंकि वो ये देखते हैं कि गन्ने को लेकर आने में बहुत एक्सपेंस लग जाएगा, लेकिन कंपनी फैक्ट्री में जब चीनी तैयार हो जाएगी तो उसको लाने में एक्सपेंस कम लगेगा, क्योंकि गन्ना तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, उसका जूस निकलेगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, चीनी बनेगी और वो आ जाएगी। तो साइट कहाँ पे होनी चाहिए, और फिर फिजिकली एसेट्स कैसे होने चाहिए हैं? ठीक है, कुछ डेडिकेटेड एसेट्स वहां पर लगाए जाते हैं जो उन्हीं चीजों के लिए होते हैं। ठीक है, और फिर ह्यूमन कैपिटल भी होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। इम्तियाज कहता है कि हमने तारिक रोड पर एक 24 आवर एक ब्रांच ओपन की। तो उन्होंने क्या सोचा होगा? डेडिकेटेड एसेट्स, शरीफा पहले आपको मैं आंसर कर दूं कि डेडिकेटेड एसेट्स का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलरली किसी एक चीज के लिए ही वो काम करे। अब वो जरूरी नहीं होता कि टेम्परेरी ही उस पर काम हो रहा हो, उसमें लॉन्ग टर्म में भी काम हो सकता है, लेकिन वो डेडिकेटली वो वही काम कर रहा है, कोई और काम नहीं हो सकता उस पर। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक गारमेंट फैक्ट्री है और वो वहां पर पैंट्स और शर्ट्स तैयार करते हैं। उनको एक ऑर्डर मिला है कि उनको नजर आया कि हमें लेदर जैकेट्स का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब वो दो तरह से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक सीजन के लिए मिला, तो वो कहते हैं कि एक सीजन में हमें इतना प्रॉफिट मिल जाएगा कि हम मशीन्स को अरेंज भी कर लेते हैं और फिर उनको हम सेल आउट भी कर देंगे, तो ये डेडिकेटली ये मशीन्स लेदर जैकेट्स के लिए ही होंगी जो उसको प्रिपेयर करेंगी। लेकिन वही देख कभी, या दूसरे एंड पर वो ये भी देख सकते हैं कि यार हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है और अगर हमें आइंदा सालों में भी मिलता रहे तो हमारे पास तो ये डेडिकेटेड मशीन्स उसके लिए ही, उस पर्पस के लिए ही इस्तेमाल में आएंगी, क्योंकि लेदर मोटा होता है, शर्ट्स का फैब्रिक कपड़ा पतला होता है, तो दोनों की मशीन्स में भी थोड़ा फर्क आ जाता है। तो इस तरह से वो टेम्परेरी, जरूरी नहीं कि टेम्परेरी हो, लेकिन वो डेडिकेटेड एसेट है जो वो पर्टिकुलरली वही काम कर सकता है, कोई और काम नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब ये होता है। अब आपको मैं ए और बी पॉइंट्स पे दोबारा बता रहा हूँ। मैं आपको बता ही रहा था कि इम्तियाज ने कहा कि हम तारिक रोड पर एक अपनी ग्रोसरी ब्रांच ऐसी ओपन करते हैं जो 24 घंटे वहां पर ओपन रहेगी। तो उन्होंने तारिक रोड को ही क्यों सोचा? वो जाकर औरंगी टाउन में खोल लेते, साइट में खोल लेते, क्लिफ्टन में खोल लेते, हाईवे पे जाकर खोल लेते। ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? तो उन्होंने देखा कि साइट कौन सी बेहतर हो सकती है। फिर उन्होंने देखा कि ये तो पॉइंट ए हो गया। फिर उन्होंने देखा कि हम जब ये बनाएंगे तो हमें कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। क्या हमें गुलशन इकबाल की ब्रांच की तरह से या डिफेंस की ब्रांच की तरह से हमें बहुत बड़ी ब्रांच चाहिए? नहीं, हमारा पर्पस है सिर्फ ग्रॉसरी को देखना, बाकी चीज़ें हम वक्त के साथ साथ देख लेंगे। लेकिन हमें वहाँ पर काम करना है स्पेशली ग्रॉसरी 24 आवर्स के लिए, और हम शायद फार्मेसी के लिए भी काम कर सकते हैं। तो इनको 24 घंटे के लिए खोलो तो हमें
बहुत बड़े एसेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने साइट को लोकेट किया, फिर फिजिकल एसेट्स कितने होने चाहिए, कितना स्पेस होनी चाहिए है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या उनको बेसमेंट कहीं पे मिल रही होगी तो क्या उनके लिए वो बेहतर है, या उनको ग्राउंड फ्लोर मिलेगा, या कोई बिल्डिंग ये कह रही होगी यार हमारे पास तो 7th और 8th फ्लोर खाली रखा हुआ है, आप हमसे आके वो ले लो, तो क्या वो ले लेंगे? नहीं, उनको फिजिकली भी देखना है कि वो चीज़ किस तरह से है। इसके बाद डेडिकेटेड एसेट्स, उन्होंने कहा है कि हमें मेडिसिन को पर्टिकुलरली टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखने के लिए कुछ डेडिकेटेड फ्रीजर्स चाहिए हैं या कुछ और इक्विपमेंट चाहिए जिसकी वजह से हम उनको रख सकते हैं। तो उन्होंने वो भी अरेंज किए डेडिकेटेड, वो किसी और काम के लिए नहीं आते लेकिन पर्टिकुलरली कुछ स्पेशल टाइप की मेडिसिन को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यार कि हम जब ये चीज़ें अरेंज करेंगे तो फार्मेसी को हर इंसान तो मैनेज नहीं कर सकेगा, फार्मेसी के लिए तो लिटरेट लोग वहाँ पे होने चाहिए। तो या तो हम अपने कुछ डेडिकेटेड स्टाफ को वहाँ पर भेज दें जो ऑलरेडी ट्रेंड है, नहीं तो हम किसी और स्टाफ को वहाँ पे ट्रेन करवा के भेज दें। अगर पिछला स्टाफ हमारा तमाम फार्मेसी में बिजी है तो हमें मजीद चाहिए तो हम कुछ स्टाफ को ट्रेन करें और फिर वहाँ पे भेज दें। अब आपको समझ में आ गई चारों पॉइंट्स किस तरह से होते हैं, तो इस तरह से इनको मैनेज किया जाता है। जी मैं देखता हूँ चैट में क्या लिखा हुआ है इसमें। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। हम आगे चलते हैं। इसके बाद है ऑप्टिमल इनपुट प्रोक्यूरमेंट। तो हमारे पास जो ऑप्टिमल इनपुट होती है कि हम बेस्ट इनपुट किस तरह से कर सकते हैं, तो इनको देखा जाता है। इसमें हमारे पास अब कुछ ऊपर वाली बातें इन्वॉल्व होंगी जिनको आप खुद देखते रहेंगे। इसमें क्लास हमारे पास बात हो रही है ऑप्टिमल इनपुट में स्पॉट एक्सचेंज। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्पॉट एक्सचेंज क्या होती है, ठीक है। तो बेस्ट वेज ये देखे जाते हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। कभी होता है कि हम कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है लेकिन हम उसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, बस मार्केट में जाएंगे लेकर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमें किसी ऑफिस में स्टेशनरी के लिए कुछ बॉल पॉइंट्स चाहिए हैं, या हमारे पास फोटो कॉपी पेपर्स चाहिए हैं या फाइल्स चाहिए हैं, तो हम कहते हैं यार ज़रूरत तो हमें हमेशा पड़ती रहती है, बस हम जाएंगे लेकर आ जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उस पर जाके कॉन्ट्रैक्ट्स करें और बहुत से और काम करें। तो डिपेंड करता है कि हम, मतलब ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट इसलिए है कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा फिजिबल होगी। तो ऑप्टिमल इनपुट प्रोक्यूरमेंट में स्पॉट एक्सचेंज या कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी बात ज़्यादा बेहतर होगी। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 6.2। ये भी थियोरेटिकल ही एक एग्जांपल है जिसको आप खुद स्टडी कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये आपके लिए छोड़ दिया, इसको आप खुद स्टडी कर लेंगे। अब क्लास जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं इसमें हमारे पास दो तीन तरह की सिचुएशंस आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि हमारे पास एक तो होते हैं मार्जिनल बेनिफिट्स और एक हमारे पास होती है मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ईयर्स में लिखा हुआ है, एल मीन्स इसकी लेंथ, और ये हमारे पास कुछ डॉलर्स की बात हो रही है। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जितना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन का होगा वो उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। क्योंकि देखें, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, वो जब छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमने कहा यार कि 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बहुत सारी क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी, छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन करो और काम चला के ख़त्म कर दो। एक कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, तो हमने उसके लिए लीगली तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करना शुरू किया और हमने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। या हमारे पास एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर हमने शायद गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया कि क्या गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं आ जाएंगी, कुछ और चीज़ें तो नहीं होंगी। तो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस और तुम्हारी सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और फिर इसमें जैसे अभी हमने कहा था कि वो 1 साल की जो चिप्स कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए लेनी होंगी वो $200 की होगी, बाद में उसकी उसकी उसका रेट कितना बढ़ेगा, किस तरह से प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। तो ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस निगोशिएट करना, ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं। और जब हम किसी लॉयर को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर हमें उसकी फ़ी भी पे करनी पड़ती है। छोटा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कम फ़ी होगी, ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी ज़्यादा फ़ी होगी। तो हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं वो तो एक ही तरह के हमें मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे मार्जिनल कॉस्ट पर फ़र्क आता चला जाता है। अभी हमारे पास जो बात थी ये थी ऑप्टिमल कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, ठीक है। अब हमारे पास एक और बात आती है इसी टर्म्स में, और वो ये होती है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लेंथ। तो हमारे पास ड्यू टू ग्रेटर नीड फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट, तो कभी कभी हमें स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट उसी तरह का होता है,
जिसकी उसकी प्राइस बढ़ रही है, लेकिन हमें कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है और हमें बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा, तो हम अपनी कभी कभी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो हमने कर लिया था, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ानी पड़ जाती है। इन्वेस्टमेंट शायद प्लांट का साइज बढ़ाने की वजह से भी हो सकती है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से भी हो सकती है, कुछ फिजिकली उसकी स्पेस बढ़ाने की वजह से भी हो सकती है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत से दफ़ा अपनी जो बेनिफिट्स हैं उनको ज़्यादा करने के लिए, हमारे पास ये बेनिफिट, मार्जिनल बेनिफिट MB0 था, ये MB1 हो गया। तो इसके लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर लिया। हो सकता है हमने टेक्नोलॉजी को एनहांस कर दी हो, प्लांट को बढ़ा दिया हो, रॉ मटेरियल ज़्यादा बढ़ा दिया हो, एक शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट्स कर दी हो, तो हमारे पास एक ग्रेजुअली इसकी मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी, लेकिन हमारा बेनिफिट्स भी ज़्यादा आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर यह था कि हमने कोई उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। यहाँ पर सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, तो इसकी वजह से हमारा बेनिफिट भी बढ़ गया। इसके बाद इसकी एक और सिचुएशन हमें नज़र आती है, और वो ये होती है कि हमारा अगर मार्जिनल बेनिफिट एक ही तरह से है, तो अगर हमारे पास ड्यू टू लेस कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट, हमारे पास एक ये ब्लू कलर की लाइन है, ये हमने इस पर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था MC0। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की ग्रेजुअली, तो जो भी इसकी प्राइस बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ड्यू टू मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट ही शिफ्ट कर जाएगा अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बातें होना उसमें शुरू हो जाए। ठीक है, एक तो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा ड्यूरेशन में बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ड्यूरेशन में हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ना शुरू हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ड्यूरेशन में नहीं बढ़ रहा है, सॉरी, ये ड्यूरेशन में भी बढ़ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है हम शायद उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसकी हमने कैपेसिटी बढ़ा दी, लेकिन यहाँ पे हमने उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दी हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है कि हमने उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें या ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जो काम हम कर रहे थे उसमें हमने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। अब उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें या टेक्नोलॉजिकली इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से हमारी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो सकता है। मार्जिनल कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो गया उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। मिसाल के तौर पर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो फॉर एग्जांपल वो, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमें हॉस्पिटल्स नजर आते हैं और वहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और डेफिनेटली हाईली फ्लेमेबल होती हैं चीज़ें, उनको बहुत केयरफुली रखा जाता है। अब ये किसी जगह से आ रही हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट को खुद ही बनाना शुरू कर देते हैं, अपना प्लांट खुद ही लगा लेते हैं। तो जब अपना प्लांट खुद ही हम लगा देते हैं, तो उसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, गवर्नमेंट की कौन सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। गवर्नमेंट कहती है कि उसके आसपास कितनी जगह ओपन होनी चाहिए है, नहीं होनी चाहिए है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज आना शुरू हो जाती हैं। मैं आपसे अजान की छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ।
ओके क्लास, हम कंटिन्यू करते हैं। आपके पास यहाँ पर दो बातों का एक डिफरेंस था, बल्कि तीन बातें हमारे पास नजर आ रही हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में। हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे वक्त के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट पर इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ज़्यादा लंबा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ड्यूरेशन का होगा, तो उस पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि हम उसके लिए फ़ी पे करते हैं, निगोशिएट करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है निगोशिएशन करना, ठीक है, अटॉर्नी की फीस वगैरह होती है, इन चीज़ों की वजह से। अब इसमें एक हमारे पास ये बात आती है कि हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमने उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट कर दी। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी वहाँ पर। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारे पास हमें बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा, और हमारे पास वक्त के साथ साथ इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी, वो जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने कहा था वो भी बढ़ेंगी। इसके बाद हमारे पास एक और सिचुएशन नज़र आती है, कॉन्ट्रैक्टिंग एनवायरमेंटल एंड कॉन्ट्रैक्ट लेंथ। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लेंथ जो है वो अगर शॉर्टर होगी या लॉन्गर होगी, तो उसकी वजह से हमारे पास शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट या लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट, एक मीडियम कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्लू लाइन है। अगर शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था, तो वो इधर आ जाएगा, मतलब वो थोड़ा पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। और अगर लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास नजर आता है। तो लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास आमतौर पर, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड तो होते हैं, लेकिन वो एक ही दफ़ा कर लिया जाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए होता है, ठीक है। तो कई दफ़ा ये देखा जाता है कि मिसाल के तौर पर एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, किसी जगह पर, लेट्स से एक अम, एक घर है, जैसा आपको मैं बता रहा था। एक इंसान कहता है मुझे किराए पे घर चाहिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 4-5 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाजार से खरीदा जाएगा, उस पर साइन कर दिए जाएंगे। एक स्कूल कहता है मुझे आपका घर एक स्कूल बनाने के लिए चाहिए, और मैं यहाँ पर 10 साल तक तो कम से कम स्कूल रखूंगा, या उससे ज्यादा 15 साल तक, 20 साल तक इसी जगह पे स्कूल रखूंगा। तो अब ऑनर कहता है, लैंडलॉर्ड कहता है कि यार ये तो बड़ी लंबी बात हो रही है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड बात हो रही है, तो इस पे एक लीगल लॉयर, अटॉर्नी को तो शामिल कर लो, उसके तो पैसे उसकी वजह से ज्यादा होंगे। लेकिन एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस लिहाज से हर साल तो नहीं करना पड़ा ना। तो दो तरह से है, एक तो ज्यादा लीगल होने की वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ी, तो उसकी प्राइस बढ़ गई कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन क्योंकि वो 10 साल या 15 साल का एक ही दफा में हो गया, तो उस तरह से हर साल नहीं करना पड़ा, वो चीप हो गया। तो ये दो तरह से देखा जा रहा होता है कि कैसे काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मार्जिनल कॉस्ट हमारे पे बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास ये शॉर्ट टर्म के लिए कम हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ सकती है। इस तरह से बात हो रही है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये 1 सही नहीं लिखा हुआ, ये मेरे ख्याल से 3 होगी शायद। ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 3 है, इसको भी आप वहाँ पे खुद देख लेंगे। ये भी थ्योरेटिकल है, सिर्फ आपने वहाँ रीड करना है। मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी, तो आप एग्जांपल्स वहाँ पे देखिए तो आपको और समझ में आ जाएगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन में आपको पहले बता चुका था। इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ, इसमें आपकी बात की जाती है, द कॉस्ट मिनिमाइजिंग मेथड ऑफ एक्वायरिंग एन इनपुट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनपुट, ठीक है। हम कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? अगर हमें इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी, whether a manager chooses spot exchange or an alternative method such as a contract or vertical integration depends on the importance of the specialized investment that lead to relationship specific exchange। तो हम जो रिलेशनशिप बनाते हैं किसी भी बायर से, सॉरी सेलर से, जो हमें सेल कर रहा है, तो हमारे रिलेशनशिप पे बात उस पर आ जाती है। मिसाल के तौर पर हम स्पॉट बाइंग की बात करते हैं, लेकिन हम स्पॉट बाइंग में जाकर बार बार किसी एक से ही परचेज करते हैं, तो वो भी हमें बेहतर रेट्स देना शुरू कर देता है। हमें कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम, जैसे आपको मैंने बताया था कि स्टेशनरी है, या ऑफिस के अंदर बेतहाशा चीज़ें होती हैं जो डेली लाइफ में चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, प्रिंटर्स के टोनर्स रिफिल करवाए जा रहे हैं, कंप्यूटर की मेंटेनेंस करवाई जा रही है। अब वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया भी जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं किया जा रहा, लेकिन हम उसको क्योंकि उसी कंपनी से बार बार करवा रहे हैं, तो उसको ये बस समझ में आ जाता है कि नहीं, ये तो हमारे पास ही है, इनको कहीं और नहीं जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन बस ये हमारे पास है, तो इनको हम मार्केट से डिस्काउंटेड रेट्स पर इन तमाम चीज़ों को प्रोवाइड करें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अ, अ,
गुलाम नबी, आपने कह तो दिया कि, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं आपको क्या समझा दूँ। ठीक है, तो आप अगर ये भी बता दें कि मैं आपको क्या समझा दूँ एग्जाम्पल्स, तो मैं बात आपकी बेहतर समझ लूँगा। इन द मीन टाइम मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास एग्जाम्पल 6.5 है, जिसमें हमारे पास सब्सटेंशियल स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट। इसमें हम अगर हम ये नहीं करना चाहते तो हम स्पॉट एक्सचेंज की तरफ चले जाते हैं, और अगर हम ये करना चाहते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट रिलेटिव टू कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ चले जाते हैं। और अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को खुद ही वर्टिकल इंटीग्रेशन के थ्रू बनाना चाहते हैं। ये इस डायग्राम को अगर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना भी दें तो कोई ऐसी बात नहीं, ये हमने डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है और समझ में आ गया है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात गुलाम नबी, आपने लिख के मुझे बता दिया। शायद आपने पहले लिखा होगा, मैंने पढ़ा बाद में है, तो इसलिए मैं आपकी बात नहीं समझ पाया था, तो आपने बता दिया और आपको समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है क्लास, तो हमने ये इसको समझ लिया है। और जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आज हम चैप्टर 6 और 7 दो की बात करेंगे, तो ये मत समझिएगा कि हम दो चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। ये सोचिए कि हम कुछ टॉपिक उसके पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक इसके पढ़ रहे हैं, और मिलाकर हमारे पास अगर हम दोनों को टॉपिक्स को कंबाइन भी कर लें तो ये एक चैप्टर से कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने आसान आसान सी बातें थी जो हमने यहाँ पर देख ली, जिसमें आपको एक बात मैं आपको रिपीट कर दूं कि मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, कि जिसमें हमारे पास ये जो टॉपिक यहाँ पर ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट, इनपुट प्रोक्यूरमेंट की बात हो रही है। मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रीवियस टॉपिक की ही uh, ये प्रीवियस टॉपिक की ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म थी। तो आपने यहाँ पर देखा कि इसमें कोई हमें नई बात नज़र नहीं आई। मैंने आपको ये बता दिया कि स्पॉट एक्सचेंज भी हम पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम पढ़ चुके हैं, और इसी तरह से हमने बाकी चीज़ों को भी देखा। तो इस चैप्टर के टॉपिक्स में हमें ये जो फिगर्स आपको नज़र आ रही हैं तीन, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमें नज़र आई है, और ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ये आपको नज़र आई है। तो बस हमें ये बातें यहाँ पर नज़र आई। ठीक है क्लास, तो हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर को आप सोचेंगे तो आप साइकोलॉजी के लिए आपको नजर आएगा यार पता नहीं हम अगले चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। नहीं, आप ये सोचेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पर एंड हो गया, और हमारे पास ये अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। चैप्टर 6 था फर्म्स के बारे में, अब हम यहाँ पर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। आपको मैंने क्लास के बिगनिंग में बताया था कि फर्म का मतलब होता है एक पर्टिकुलर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, और इंडस्ट्री का मतलब होता है उस तरह की तमाम इंडस्ट्रीज। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। जैसे मैं आपको अभी लेदर जैकेट्स या लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा था कि उसकी स्टिचिंग के लिए स्पेशलाइज्ड मशीन्स चाहिए होंगी। तो अगर एक फर्म है तो उसका सोचने का तरीका मुख्तलिफ होगा कि हमें टेम्प्रेरी ये मशीन्स चाहिए हैं, हमारा काम तो आम रूटीन की शर्ट्स और पेंट्स प्रिपेयर करने का है, लेकिन हम यहाँ पर लेदर प्रोडक्ट्स जब स्टिच करेंगे तो हमें कुछ स्पेशलाइज मशीन चाहिए है टेम्प्रेरी या परमानेंट तौर पर, लेकिन वो डेडिकेटेड मशीन्स होंगी। लेकिन क्या ऐसा होता है कि मशीन बनाने वाली कंपनीज, मशीन मैन्युफैक्चरर्स, मतलब सेविंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स, अगर ये सोचें कि तमाम काम मशीन में तो एक ही तरह से होते हैं, मतलब मशीन ने चलना है, स्टिचिंग करनी है, ये तो शर्ट के ऊपर भी इसने स्टिचिंग ऐसे करनी है और लेदर के ऊपर भी इसी तरह से करनी है, या कोई बहुत मोटा कैनवस है उसके ऊपर भी ऐसे ही करना है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जहाँ पर नीडल होती है और थ्रेड होती है, हम नीडल और थ्रेड को भी एडजस्टेबल कर दें कि अगर लेदर एक मोटी चीज है उसकी स्टिचिंग करनी है तो उसके लिए अलग नीडल हो, और आम शर्ट या पेंट्स के लिए अलग नीडल हो। यूजर नीडल को भी चेंज कर सके, वन थिंग। सेकेंड थिंग, क्योंकि जिस जगह पर स्टिचिंग हो रही होती है मशीन में उसकी हाइट भी एडजस्टेबल अगर हो जाए, इसका मतलब
ओके क्लास, आई रिपीट, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे बता दीजिए चैट में, और आपको स्क्रीन चैप्टर 7 विजिबल है, दोनों बातें मुझे बता दीजिए। जी क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच गुलाम नबी, थैंक यू वेरी मच। दोनों बातें क्लियर हैं। चलें। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम जब किसी सेविंग मशीन की बात कर रहे हैं, तो फर्म के लिए वो सेविंग मशीन कंपनी अपनी मशीन्स बनाकर दे रही है टेम्परेरी तौर पर, या किसी एक फर्म के लिए, या पूरी इंडस्ट्री के लिए वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये सोच थोड़ी फर्क हो जाती है। तो अब हम इसी तरह से आते हैं और अपने पॉइंट की डिस्कशन शुरू करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैनेजरियल डिसीजंस। देखिए यहाँ पर मैनेजरियल डिसीजन लिखा हुआ आ रहा है वर्ड, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपकी इस बुक का भी नाम है, आपके इस कोर्स का भी नाम है। बुक का मैं जानबूझ के इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिस बुक को पढ़ रहे हैं इसमें तमाम टॉपिक्स ऑथर ने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही लिखे हुए हैं। तो कभी कभी हमें नजर आता है कि हम यहाँ पर कभी कुछ मार्केटिंग की बात करने जा रहे हैं, या हम कुछ और चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो इसमें घबराने की या प्रॉब्लम में आने की बात बिल्कुल नहीं होती है। ये सब चीज़ें मैनेजेरियल लेवल पर यूज में आती हैं, और मैनेजमेंट जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ये उनकी ही तमाम पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें आपके इस कोर्स का पार्ट है। ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैनेजरियल डिसीजंस इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ फर्म्स competing in the market, the relevant size of firms, technological and cost considerations, demand conditions, and the ease with which firms can enter or exit the industry. ये क्लास, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और ये पॉइंट्स आपको नीचे लिखे हुए भी नजर आ रहे हैं, पॉइंट ए में, पॉइंट बी में। तो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नीचे जाकर पॉइंट्स को देखकर एक्सप्लेन आपको करूँगा, ताकि आप उस टेक्स्ट को पढ़ भी लें और आपको समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है जो मेजर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है फर्म साइज। तो फर्म का साइज बहुत वेरी करता है क्लास। एक छोटी सी फर्म है, ये बहुत बड़ी फर्म है। ठीक है, तो कैसी फर्म है जो अपना काम करना चाहती है, काम कर रही है, जिससे काम करवाया जाएगा, तो उससे बहुत वेरी करता है। क्योंकि छोटी फर्म होगी तो उसके पास कम फैसिलिटीज होंगी। अगर कुछ उसमें एनहेंसमेंट करनी है, अपग्रेडेशन करनी है, तो वो शायद बहुत जल्दी इन चीज़ों की तरफ मूव नहीं करेगी। लेकिन बड़ी कंपनी होगी तो वो फौरन अपने आप को चेंज करने की पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये छोटी और बड़ी फर्म्स से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और उनकी प्रोडक्ट का भी फर्क पड़ता है कि वो कितनी अच्छी या खराब प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन सब चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। इसके बाद है इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन, वेरीज विद द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म्स इन द मार्केट। तो इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि मार्केट में कितनी कंपनीज हैं जो कॉम्पिटिटिव हैं। हो सकता है कि मार्केट में कोई कंपनी आए और उससे कोई कॉम्पिटिटर हो ही नहीं। जैसे कि एक ज़माने में पाकिस्तान में जब मोबाइल फोन्स आना शुरू हुए, तो सबसे पहले मोबिलिंक आया, कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं उसका। उसके बाद फौरन ही कुछ अरसे के बाद एक कंपनी थी, उसका नाम था जी क्लास, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये दरमियान में कुछ इंटरप्शन था, और मैं आपसे स्क्रीन भी दोबारा से शेयर करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि ये डिपेंड करता है कि मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं। जैसे कि एयरलाइंस, जब पीआईए था, तो पहली एयरलाइन जब इंट्रोड्यूस हुई, जिन्होंने प्राइवेट सर्विसेज शुरू की, तो वो सिर्फ एक ही था। लेकिन अब आपके पास काफ़ी हैं। अब अगर कोई और एयरलाइन मार्केट में आना चाहेगी तो क्या होगा, उनको देखना होगा कि हमारे पास मार्केट में ऑलरेडी कितनी कंपनीज काम कर रही हैं, और हमें कितना टफ या इजी कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। और अगर हम देखें कि बहुत सी और कंट्रीज में कई कई एयरलाइंस होती हैं, बहुत सारी एयरलाइंस होती हैं जो वहाँ पर काम कर रही होती हैं, बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइंस भी होती हैं यूरोपियन कंट्रीज में, और उनके फेयर्स भी बहुत सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। तो वो अपने कंपटीशन की वजह से ऐसा काम करते हैं। तो ये हमारे पास जो हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री में कम कंपेटिटर्स हैं या बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं, तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आती है। अब इसमें हम जब इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, कंपेटिटर्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास चंद चीज़ें हैं जिनको हम
मेजर करते हैं। मेजर्स ऑफ इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इट मेजर्स हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ एन इंडस्ट्री इज प्रोड्यूस्ड बाय द लार्जेस्ट फर्म्स इन दैट इंडस्ट्री। द मोस्ट कॉमन कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इज द 4 फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो C4। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें हम आमतौर पर इसको देखते हैं कि ये C4 हमारे पास एक फॉर्मूला है, और इसमें हम देखते हैं कि जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं वो कैसे किस तरह से कॉम्पीट कर रही हैं। आपको बताऊं, जैसे हम देखते हैं कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं, अगर हम देखते हैं कि G8 कंट्रीज हमारे पास हैं, वो टॉप 8 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। वैसे तो बहुत सी कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान भी करता है। तो जो दुनिया में रेट्स अनाउंस किए जाते हैं, उनकी सप्लाई और डिमांड को देखा जाता है, वो सब ये बड़ी कंपनीज डिसाइड करती हैं, उनके मुताबिक रेट डिसाइड कर लिया जाता है। तो वो 8 कंपनीज हैं, लेकिन आम बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है, जो ये रेशो है इसमें 4 टॉप कंपनीज को देखकर, उनके कंपटीशन को देखकर काम कर लिया जाता है। ठीक है, तो फिर हम देख लेते हैं कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन कैसी है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कंपटीशन को देखना। द 4 फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, ये इसकी डेफिनेशन भी है, is the fraction of total industry sales produced by the 4 largest firms in the industry. Firms in the industry, या कुछ वर्ड समझ में आ गए होंगे। Let S1, S2, S3 and S4 denote the sales of the 4 largest firms in an industry, and let ST ये सब जो आपके पास लिखे हुए ये सब सफिक्स में है इनफैक्ट। ठीक है क्लास, ये इस तरह से सफिक्स में है, और इसी तरह से हमारे पास जो ST है, हम पढ़ते भी है साथ साथ। ST denotes the total sales of all firms in the industry। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें कि कराची में कई तरह की आइसक्रीम कंपनीज मौजूद हैं, शॉप्स भी हैं, कंपनीज भी हैं। अगर हम कहें कि यार 3 कंपनीज को देखो कि इनकी इंडिविजुअल सेल्स कराची में कितनी है, वॉल्स, ओमोर और इग्लू की कितनी कितनी है, लेकिन टोटल कराची में आइसक्रीम की कितनी सेल्स होती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर एक वॉल्स, ओमोर और इग्लू, अगर हम कहते हैं कि इनकी फॉर एग्जांपल 2 बिलियन सेल्स हो रही हैं, लेकिन कराची में जो टोटल सेल्स हो रही हैं आइसक्रीम की वो 8 बिलियन है। इसका मतलब पूरी इंडस्ट्री जो कराची में है वो 8 बिलियन की इंडस्ट्री है, लेकिन ये 3 बड़ी कंपनीज 6 बिलियन सेल करती हैं। अब वो बाकी 2 बिलियन कौन करते हैं, वो फिर मिसलेनियस होंगी, छोटी कंपनीज होंगी, शॉप्स होंगी और बहुत से और होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनको देखा जाता है। अब हमारे पास हम अगर किसी एक कंपनी की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि W1, तो हम ये कह सकते हैं कि W1 इज S1 ओवर ST, S2 ओवर ST, S3 ओवर ST, S4 ओवर ST। तो हम इनको इंडिविजुअली देख सकते हैं, और जब इनको हम प्लस करेंगे तो आपको पता है एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ST डिनोमिनेटर